अदालत के बाहर मीडिया का हुजूम किसी भूखे भेदिए की तरह टूट पड़ा था। कैमरों की फ्लैशलाइट किसी बिजली की तरह चमक रही थी और हर चमक मेरे ससुर ठाकुर विक्रम सिंह के चेहरे पर पड्डर दे रही थी। वो चेहरा जो हमेशा गुरूर और ताकत से दमकता था, आज उस पर हवाइयां उड़ात रही थी। पुलिस की हथकड़ियां जब उनकी कलाई पर लगी तो उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत का एक समंदर था। वो चीख रहे थे, तुझे क्या लगता है तू मुझे सलाखों के पीछे भेजेगी? मैं जजों को खरीद लूंगा, वकीलों को खरीद लूंगा। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? उनकी आवाज में वही घमंड था, वही पैसे की गर्मी जिसने मेरी जिंदगी के कई साल जलाकर राख कर दिए थे। वो भूल गए थे कि अब खेल बदल चुका था। वो नहीं जानते थे कि जिस कानून को वो अपनी जेब में रखने का दावा करते थे, वही कानून उनकी बर्बादी की कहानी लिखेगा। उनके लिए मैं सिर्फ एक सजावट का सामान थी, एक कमजोर गरीब घर की लड्डक्की जिसकी इज्जत को वो अपने जूतों की नोक पर रख सकते थे। उन्होंने मुझे झुकाने की हर कोशिश की, मुझे तोड़ने के लिए हर हद पार की। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरे परिवार को सड्डे डाकों पर लाने की धमकी दी और मुझे एक झूठे केस में फंसाकर जेल की हवा खिलाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। वो सोचते थे कि उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी सल्तनत उन्हें हर गुनाह से बचा लेगी। वो मुझे कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे और दुनिया में कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं होगा। पर वो एक बात भूल गए थे कि जब इंसान की आत्मा पर चोट लगती है तो वो या तो टूट जाता है या फौलाद बन जाता है, और मैं टूटी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि एक बहू अपने ही ससुर को हथकड़ियां कैसे लगवा सकती है? आखिर उस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा? इस कहानी को समझने के लिए आपको उस दिन चलना होगा जिस दिन मैं पहली बार उस सोने के पिंजरे में, उस ठाकुर विला में एक दुल्हन बनकर दाखिल हुई थी। मेरी शादी किसी सपने की तरह थी, या यूं कहूं कि एक ऐसा सपना जिसे मेरे परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर खरीदा था। ठाकुर विला के बाहर खड़ी गादियों की कतारें दूर तक जाती थी। हवेली रोशनी से ऐसी नहाई हुई थी मानो आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। शहनाई की आवाज हवा में घुली थी, लेकिन मेरे कानों में वो एक उदास धुन की तरह बज रही थी। मेरे पिता, एक मामूली स्कूल मास्टर, अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी को इस सल्तनत के वारिस को सौंप रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर एक अनजाना सा डर भी था जिसे वो अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पति रोहन मेरे बगल में बैठे थे। शादी से पहले हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी। वो सुंदर थे, बातें अच्छी करते थे, और उन्होंने हमेशा मुझे यकीन दिलाया था कि उनके घर में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस वक्त मैं उनकी बातों में छिपे मतलब को समझ नहीं पाई थी। वो मुझे ये नहीं बता रहे थे कि मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा, बल्कि ये जता रहे थे कि उनके परिवार की दौलत मेरे हर जख्म पर मरहम का काम करेगी। विदाई के बाद जब हमारी गाड़ी हवेली के विशाल दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो मुझे पहली बार उस सोने के पिंजरे का एहसास हुआ। वो घर नहीं था, एक किला था। ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श और हर कोने में बेजान कीमती मूर्तियां। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान मेरी सास शांति देवी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श ठंडा था। उनकी आंखों में आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक तौलने वाली नजर थी। वो मुझे नहीं, मेरे पहने हुए गहनों और मेरे लहंगे की कारीगरी को देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर की बहू हो, अब से सोने में लदी रहना। तुम्हारे पिताजी ने जो दिया है अच्छा है, पर ठाकुर खानदान की इज्जत का सवाल है। कल ही हम तुम्हें हमारे जौहरी के पास लेकर चलेंगे। ये तारीफ नहीं, एक तमाचा था। उन्होंने एक ही पल में मेरे पिता की मेहनत और उनके प्यार को अच्छा है कहकर तौल दिया था। मेरे ससुर ठाकुर विक्रम सिंह दूर खड्डे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई जंग जीत गए हों। जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा, याद रखना बेटी, ये घर मंदिर है और इस मंदिर का देवता पैसा है। यहां उसी की पूजा होती है। उस रात अपने रेशमी बिस्तर पर लेटे हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने किसी घर में नहीं, बल्कि एक बाजार में कदम रखा था,
जहां हर रिश्ते की कीमत लगाई जाती थी। शुरुआती दिन शहद में लिपटे हुए जहर की तरह थे। बाहर से सब कुछ खूबसूरत था, महंगी शादियां, भारी गहने, आलीशान पार्टियां। रोहन मुझे घुमाने ले जाता, मेरे लिए तोहफे लाता, लेकिन जैसे ही हम घर की दहलीज पर कदम रखते, वो फिर से ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा बन जाता और मैं एक बाहरी इंसान। मेरी हर आदत, हर बात उनके लिए मजाक का सामान थी। अगर मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा करती तो मेरी सास कहती, ये सब तुम्हारे मायके के चोचले हैं, यहां भगवान भी हमारी इजाजत के बिना कुछ नहीं करते। अगर मैं किचन में जाकर कुछ बनाने की कोशिश करती तो वो नौकरों के सामने चिल्ला कर कहती, रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में वो हुनर कहां जो हमारे खानदान की शान बढ़ा सके। मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मेरे बात करने का लहजा, यहां तक कि मेरी हंसी भी उनकी तीखी नजरों से होकर गुजरती थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़ाचकी थी। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। एक दिन मैंने डरते डरते रोहन से कहा कि मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूं, शायद किसी एनजीओ के साथ जुद्दा कर बच्चों को पढ़ाना चाहूं। यह बात मेरे ससुर तक पहुंच गई। उस रात खाने की मेज पर पूरे परिवार के सामने उन्होंने मेरा रिज्यूमे मंगवाया, उसे बिना देखे फाड़कर कूदेदान में फेंक दिया और बोले, इस घर की औरतें काम नहीं करती, वो हुकूमत करती है और तुम्हारी हुकूमत सिर्फ इस घर के किचन तक है। हमने तुम्हें बहू बनाया है, अफसर नहीं। अपनी औकात मत भूलो। उस रात मैं बहुत रोई। मैंने रोहन से उम्मीद की कि वो मेरा साथ देगा, अपने पिता को समझाएगा, लेकिन उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, प्रिया, तुम पापा को नहीं जानती। वो जो कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तुम्हें पैसों की क्या कमी है? क्यों काम करना है? बस खुश रहो और जिंदगी के मजे लो। ये शब्द दिलासा नहीं, मेरे जख्मों पर नमक थे। वो मुझे कह रहा था कि मैं अपनी पहचान, अपने सपने, अपनी आत्मा को बेच दूं और इस सोने की गुलामी को खुशी का नाम दे दूं। मैंने उस दिन समझ लिया था कि मेरा पति एक कमजोर इंसान है जो अपने पिता के पैसे की परछाई के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, वो बस एक ऐसी पत्नी चाहता था जो उसके परिवार के बनाए नियमों में चुपचाप ढल जाए। उस दिन पहली बार मेरे दिल में इस घर के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी भड़की थी। मुझे नहीं पता था कि यह चिंगारी एक दिन पूरे जंगल को जलाकर राख कर देगी। वक्त गुजरता गया और मेरी चुप्पी गहरी होती गई। मैं उस घर में एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी। मैं मुस्कुराती थी जब मुझसे मुस्कुराने को कहा जाता था। मैं सिर हिलाती थी जब मुझे सहमति देने का हुक्म होता था। मैंने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को एक संदूक में बंद करके कहीं बहुत दूर फेंक दिया था। मैं सोचती थी कि शायद यही मेरी किस्मत है। शायद हर लड़डिचकी को ससुराल में ऐसे ही समझौते करने पर दाहते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मेरे ससुर को मेरी चुप्पी से तसल्ली नहीं थी। वो मेरी आत्मा को पूरी तरह से कुचल देना चाहते थे और उन्हें इसका मौका जल्द ही मिल गया। एक दिन मेरे मायके से फोन आया। मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। वो एक स्वाभिमानी इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर के सबसे बड़े अस्पताल का खर्च उठा सके। मेरी मां फोन पर रो रही थी। उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल टुकते टुकते हो गया। उस दिन मैंने अपनी बची खुची इज्जत को ताक पर रखकर अपने ससुर के सामने हाथ फैलाए। मैं उनके पैरों में गिर पद्दी और अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगी। ठाकुर विक्रम सिंह के चेहरे पर एक शैतानी चमक थी। उन्होंने मुझे उठाया और बोले, अरे बेटी, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारा परिवार अब हमारा है। जितने पैसे चाहिए ले लो। बस एक काम करना, अपने पिताजी से इन कागजों पर दस्तखत करवा लेना। यह बस फॉर्मेलिटी है अस्पताल के लिए। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने उन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं। मुझे लगा कि वो सच में मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद उनके अंदर कहीं इंसानियत बाकी है। मैं कितनी भोली थी। मेरे पिता का ऑपरेशन सफल रहा। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मां के पास रुक गई। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने अपने पति रोहन को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना।
वो दबी आवाज में कह रहे थे, हाँ पापा, काम हो गया। अब वो पूरी तरह हमारे काबू में है। उसके बाप ने खुद अपनी बर्बादी के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब अगर उसने जरा भी सिर उठाने की कोशिश की तो उसका पूरा परिवार सड्डेच पर होगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने भागकर उन कागजों को अलमारी से निकाला और कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। वो अस्पताल के कागज नहीं थे, वो मेरे पुश्तैनी घर के बिक्री के कागज थे। मेरे ससुर ने मेरे पिता की मजबूरी का फायदा उठाकर धोखे से उनका घर अपने नाम करवा लिया था। उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। उन्होंने मेरी गर्दन पर एक ऐसी तलवार रख दी थी जो मेरी एक गलती पर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर सकती थी। उस रात मेरे अंदर की बहू मर गई और एक दुश्मन ने जन्म लिया। उस रात के बाद मेरे आंसू सूख गए। मेरे अंदर का डर, दर्द और बेबसी सब कुछ जमकर एक सर्द पत्थर बन गया था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं वही प्रिया नहीं थी जो एक रात पहले सोई थी। मैंने शीशे में अपनी आंखों को देखा। उनमें अब कोई नमी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा ठंडा संकल्प था। मैं वापस ठाकुर विला लौट आई, लेकिन इस बार एक बहू बनकर नहीं, बल्कि एक जासूस बनकर। मैंने अपने चेहरे पर वही मासूमियत, वही लाचारी का नकाब ओढ़ लिया जो वो देखना चाहते थे। मैं उनके हर ताने पर सिर झुकाती, हर हुक्म पर जी कहती, लेकिन मेरी आंखें और मेरे कान अब हर वक्त खुले रहते थे। वो अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। मेरे ससुर अब खुलेआम मुझ पर ताने कसते, याद है ना, तुम्हारे पिता की सांसें हमारी दी हुई खैरात पर चल रही है। मेरी सास पार्टियों में अपनी सहेलियों से कहती, इसके मायके वाले तो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं। और रोहन, वो इन सब बातों पर मुस्कुराता जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक हो। वो नहीं जानते थे कि उनका हर शब्द, हर जुल्म मेरे दिल में एक कील की तरह ढस रहा था, और इन कीलों से मैं उनके ताबूत तैयार कर रही थी। मैंने चुपचाप अपनी पुरानी किताबों को निकालना शुरू किया। मैं लॉ की स्टूडेंट थी और मेरे ससुर ने जिस पढ़ाई को ताना मारा था, अब वही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। रात में जब सब सो जाते, मैं उनके स्टडी रूम में जाती। ठाकुर विक्रम सिंह अपने घमंड में इतने अंधे थे कि वो अपने कागजात कभी ताले में नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनकी चीजों को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैंने उनकी फाइलों को खंगालना शुरू किया, उनके बिजनेस डील्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी टैक्स की रसीदें। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ एक पहेली की तरह था, लेकिन धीरे धीरे, परत दर परत, मुझे उनके काले कारनामों की भनक लगने लगी। मुझे पता चला कि उन्होंने कई सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा था। उन्होंने एक चैरिटी फाउंडेशन के नाम पर करोड़ों का टैक्स घोटाला किया था। उन्होंने अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी थी और उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा भी हड्डीएच पे लिया था। यह सब इतना बड्ढा था, इतना पेचीदा था कि मुझे समझ आ गया कि सिर्फ एक सबूत काफी नहीं होगा। मुझे उनके पूरे साम्राज्य को जड्डे से उखाड़ने के लिए एक मजबूत जाल बुनना था, और इस जाल का हर धागा मैं कानून की किताबों से निकाल रही थी। मैंने अपने दुश्मन के घर में बैठकर उसी की दौलत से जलाई हुई बत्तियों की रोशनी में उसकी बर्बादी की इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। महीने गुजरते गए। मेरा हर दिन एक नाटक था और हर रात एक मिशन। दिन में मैं एक आज्ञाकारी बहू का किरदार निभाती और रात में मैं सबूतों के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक बद्धी तस्वीर बना रही थी। मैंने अपने ससुर के लैपटॉप से फाइलों की नकल की, उनकी फोन पर होने वाली बातों को चुपके से रिकॉर्ड किया और हर उस कागज की तस्वीर खींच ली जिस पर मुझे शक होता था। मेरे पास अब घोटालों का एक पूरा पहाड़ा था, लेकिन मैं जानती थी कि इस पहाड़ा को अदालत के सामने रखने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। मैं अकेली ये लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। मुझे एक ऐसा वकील चाहिए था जिसे ठाकुर विक्रम सिंह का पैसा खरीद ना सके। तभी मुझे मेरे लॉ कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर वर्मा का ख्याल आया। वर्मा सर अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ाते हुए गुजार दी थी। वो कहते थे, कानून अमीर की तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि गरीब की झोपड़ी का दिया जलाने के लिए बना है।
मैं जानती थी कि अगर कोई मेरी मदद कर सकता था तो वो सिर्फ वही थे। उनसे मिलना किसी चुनौती से कम नहीं था। मुझ पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे शहर के पुराने मंदिर में मन्नत मांगने जाना है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी, लेकिन साथ में ड्राइवर को भेज दिया। मैं मंदिर गई, पूजा की और फिर ड्राइवर से कहा कि मुझे पास के बाजार से कुछ सामान लेना है। मैं उसे चकमा देकर एक तंग गली से भागी और ऑटो पकड़ डडी डाचकर वर्मा सर के घर पहुंची। उनका घर छोटा और साधारण था, किताबों से भरा हुआ। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी जताई। मैंने बिना वक्त गंवाए उनके सामने वो सारी फाइलें, वो सारे सबूत रख दिए जो मैंने महीनों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। उन्होंने एक एक कागज को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बोले, बेटी, तुम जानती हो कि तुमने किसके खिलाफ हाथ डाला है? ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये एक रावण है। इसकी लंका को जलाने की कोशिश में तुम खुद जल जाओगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, सर, मैं हर रोज उस घर में जलती हूं, अब डर नहीं लगता। आप बस मुझे रास्ता दिखाइए, लड़ दूंगी मैं खुद। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो न जाने कितने बेगुनाहों की इज्जत और हक बच जाएगा। मेरी आवाज में शायद उन्हें कोई सच्चाई दिखी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। लेकिन याद रखना, यह महाभारत आसान नहीं होगी। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। उस दिन उस छोटे से घर में भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक की नींव रखी गई थी। वर्मा सर के मार्गदर्शन में मेरी लड़ाई को एक नई दिशा मिली। अब मैं सिर्फ सबूत नहीं बल्कि अचूक सबूत ढूंढ रही थी, ऐसे सबूत जिन्हें कोई भी वकील, कोई भी जज नकार न सके। वर्मा सर ने समझाया, विक्रम सिंह एक शातिर खिलाड़ी है। हमें उसे उसकी अपनी चाल में ही फंसाना होगा। हमें सीधे उस पर हमला नहीं करना है, हमें पहले उसकी सल्तनत के खंभों को गिराना होगा। हमारा पहला निशाना था उसकी कंपनी का पूर्व अकाउंटेंट शर्मा जी, जिसे एक घोटाले में बलि का बकरा बनाकर निकाल दिया गया था। मुझे घर पर हुई बातों से पता चला था कि शर्मा जी के पास कंपनी के दोहरे खाते, डबल अकाउंट बुक्स का राज था। शर्मा जी को ढूंढना और उनसे बात करना मौत से खेलने जैसा था। वो ठाकुर के डर से शहर छोड़कर एक छोटी सी बस्ती में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। मैंने एक बार फिर मंदिर जाने का बहाना बनाया और किसी तरह उन तक पहुंची। जब मैंने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया तो उनके चेहरे का रंग उड्डड़ियच गया। उन्होंने लगभग मुझे धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश की। चली जाओ यहां से, वो कांपते हुए बोले। तुम चाहती हो कि वो मुझे और मेरे परिवार को भी खत्म कर दे। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने हार नहीं मानी। मैंने उनके सामने वो सारे कागजात रख दिए जो मैंने इकट्ठे किए थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे परिवार को धोखा दिया गया। मैंने कहा, शर्मा जी, मैं जानती हूं आप डरे हुए हैं, मैं भी डरती थी, लेकिन हम कब तक इन जालिमों के आगे सिर झुकाकर जिएंगे? उन्होंने आपकी सालों की वफादारी का यह सिला दिया कि आपको मुजरिम बनाकर फेंक दिया। क्या आपका जमीर ये सब सह लेता है? आज अगर हम चुप रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी गुलामी में जिएंगी। मेरी आंखों में शायद उन्हें अपनी बेटी का अक्स दिखा, या शायद मेरे शब्दों ने उनके दबे हुए स्वाभिमान को झंझोड़ दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अंदर से एक पुरानी अटैची निकाली। उसमें एक डायरी थी। उस डायरी में ठाकुर विक्रम सिंह के हर काले लेन देन का कच्चा चिट्ठा था, तारीखों, नामों और रकम के साथ। यह सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह उसकी बर्बादी का वारंट था। शर्मा जी ने कांपते हाथों से वो डायरी मुझे सौंपते हुए कहा, मैं अदालत में गवाही दूंगा। उस दिन जब मैं घर लौटी तो मेरे कदम लद्दखद्दा नहीं रहे थे। मुझे पता था कि मैंने पहला और सबसे मजबूत खंभा गिरा दिया था। अब बस पूरी इमारत के ढहने का इंतजार था। वर्मा सर ने डायरी देखते ही कहा, अब खेल शुरू होगा प्रिया। अब हम कानून का पहला वार करेंगे। हमने पहला मुकदमा सीधे ठाकुर विक्रम सिंह के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी एक फैक्ट्री के खिलाफ दायर किया।
मजदूरों के शोषण और प्रोविडेंट फंड में घोटाले को लेकर। वर्मा सर की रणनीति साफ थी। हमें शेर को उसकी मात से बाहर निकालना था, उसे इतना परेशान करना था कि वो खुद गलतियां करने लगे। जिस दिन कंपनी के नाम पर कानूनी नोटिस ठाकुर विला पहुंचा, मैं वहीं हॉल में मौजूद थी। मेरे ससुर ने लिफाफा खोला, उसे पढ़ा और फिर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना किसी दहाड़दा जैसा था। एक मामूली मजदूर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अदालत में घसीटने की। वो अपने मैनेजर पर फोन पर चिल्ला रहे थे, मैं कहता हूं खरीद लो उसे, अगर न माने तो उसके परिवार को उठा लो, ये केस कल सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कागज को मरोद्दाकर कूदेदान में फेंक दिया और मेरी तरफ देखकर बोले, देखा, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और जिसकी कोई कीमत नहीं उसे कुचल दिया जाता है। वो ये कहते हुए मुस्कुरा रहे थे और मैं सिर झुकाए खद्दी थी, पर मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो नहीं जानते थे कि जिस चिंगारी को वो फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उसे हवा मैं ही दे रही थी। अदालत में पहली सुनवाई का दिन आया। ठाकुर विक्रम सिंह खुद नहीं आए। उन्होंने अपने सबसे महंगे वकीलों की फौज भेजी थी। वो सब बहुत आत्मविश्वास में थे। उन्हें लगा कि वो मिनटों में केस खारिज करवा देंगे। लेकिन जब वर्मा सर ने शर्मा जी की डायरी से कुछ पन्ने सबूत के तौर पर पेश किए और शर्मा जी ने खुद कटघरे में खड्डे होकर कांपती हुई पर मजबूत आवाज में गवाही दी, तो जज के चेहरे के भाव बदल गए। ठाकुर के वकील बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के सारे अकाउंट्स सील करने और एक स्वतंत्र ऑडिट का आदेश दे दिया। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने ठाकुर विक्रम सिंह के अभेद्य किले में पहली दरार डाल दी थी। उस शाम जब वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर मैंने पहली बार हंसी या घमंड की जगह चिंता की लकीरें देखी। वो परेशान थे, हैरान थे कि कानून ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने अपने दुश्मनों को फोन करना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस पार्टनर्स पर शक करना शुरू कर दिया। उनका शक हर किसी पर गया, सिवाय उस एक इंसान के जो हर पल उनकी आंखों के सामने थी, जो उनके लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। वो अपनी सल्तनत पर हो रहे हमले के लिए पूरी दुनिया में दुश्मन ढूंढ रहे थे और उनका सबसे बद्धा दुश्मन उनके ही घर में, उनकी ही छत के नीचे अपना अगला वार करने की तैयारी कर रहा था। ऑडिट का आदेश देना बारूद के ढेर में आग लगाने जैसा था। जैसे जैसे सरकारी ऑडिटर कंपनी की फाइलों की छानबीन करते गए, एक के बाद एक नए घोटाले सामने आने लगे। टैक्स चोरी, हवाला, बेनामी संपत्तियां, एक ऐसा मकदस जाल था जिसमें ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी पूरी सल्तनत को बुन रखा था। मेरे ससुर अब बौखला गए थे। वो दिन रात अपने वकीलों और पावर ब्रोकर्स को फोन करते, उन पर चीखते चिल्लाते, लेकिन पहली बार कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। कानून का पहिया अब घूम चुका था और उसकी पकड़ डीडीएच मजबूत होती जा रही थी। घर का माहौल किसी ज्वालामुखी की तरह हो गया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होने लगी। रोहन, जो हमेशा अपने पिता की ताकत के साए में रहता था, अब इस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। वो शराब पीने लगा था। एक रात वो नशे में मेरे कमरे में आया और मुझ पर चीखने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। तुम्हारी मनहूसियत ले डूबेगी हमें। मैं चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुनती रही। एक वक्त था जब उसके ऐसे शब्द मेरे दिल को चीर देते, लेकिन आज मुझे उस पर सिर्फ तरस आ रहा था। वो एक कमजोर, हारा हुआ इंसान था जो अपनी गलतियों का ठीकरा मुझ पर फोड़ डाल रहा था। मैंने मन ही मन कहा, यह मेरी मनहूसियत नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है रोहन, जो अब पक कर तैयार हो गया है। इसी बीच वर्मा सर और मैंने अपना दूसरा और सबसे बड़ा दांव खेला। हमने उन सारे किसानों और छोटे व्यापारियों से संपर्क किया जिनकी जमीनों पर मेरे ससुर ने धोखे से या डरा धमकाकर कब्जा किया था। कई लोग डर के मारे सामने नहीं आए, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग सच के लिए लड़ डालने को तैयार हो गए। हमने एक साथ कई अदालतों में याचिकाएं दायर कर दी और फिर हमने वो किया जिसकी ठाकुर विक्रम सिंह ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमने शर्मा जी की डायरी के कुछ हिस्से मीडिया को लीक कर दिए।
अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन और हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पर एक ही नाम था, ठाकुर विक्रम सिंह। उनकी समाज सेवी और बड़े उद्योगपति की छवि एक ही झटके में तार-तार हो गई। उस शाम पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था जब एक न्यूज रिपोर्टर उनकी तस्वीर दिखाकर कह रहा था, ठाकुर विक्रम सिंह, जिन पर मजदूरों के करोड़ों रुपए हड्ड हपने और किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का संगीन आरोप है। मेरे ससुर का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो गया था। उन्होंने रिमोट उठाकर टीवी स्क्रीन पर दे मारा। शीशे के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो जानते थे कि ये लड़ाई अब सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने लड़ी जा रही थी। उनकी इज्जत अब दांव पर लग चुकी थी। पब्लिक में हुई बेइज्जती ने मेरे ससुर के अंदर के जानवर को जगा दिया था। वो अब किसी घायल शेर की तरह थे जो अंधाधुंध वार कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका दुश्मन कौन है, इसलिए वो हर उस इंसान को चोट पहुंचा रहे थे जिसे वो कमजोर समझते थे। और उनकी नजर में मुझसे और मेरे परिवार से ज्यादा कमजोर कोई नहीं था। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे घिनौना दांव खेला। उन्होंने मेरे माता पिता को मेरे पुश्तैनी घर से निकालने का कानूनी नोटिस भेज दिया। जिस धोखे के सहारे उन्होंने मेरी आत्मा को गिरवी रखने की कोशिश की थी, अब वो उसे सरेआम इस्तेमाल कर रहे थे। जिस दिन मेरी मां ने रोते हुए मुझे फोन पर यह खबर दी, उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। मेरे अंदर महीनों से जमा लावा फूट पड़ा। मैं सीधा अपने ससुर के कमरे में गई। वो, रोहन और मेरी सास तीनों वहां बैठे शायद अपनी अगली चाल पर बात कर रहे थे। मुझे इस तरह बिना इजाजत अंदर आते देख वो चौंक गए। आपने मेरे माँ बाप को घर खाली करने का नोटिस भेजा है? मेरी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ नफरत की ठंडक थी। मेरे ससुर हंसे। हाँ, भेजा है। वो घर मेरा है। आखिर तुम्हारे बाप ने ही तो खुशी खुशी कागजों पर दस्तखत किए थे। वो दस्तखत धोखे और मजबूरी में लिए गए थे। मैं चीखी। और आप सोचते हैं कि आप ऐसा करके बच जाएंगे? आप सोचते हैं कि आपका दुश्मन कोई बाहर वाला है? आप कितने बड़े मूर्ख हैं। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, प्रिया, तमीज से बात करो। मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरी नजरें सिर्फ ठाकुर विक्रम सिंह पर थीं। मैंने अपनी आवाज को स्थिर किया और धीरे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, वो मजदूरों का केस मैंने फाइल करवाया था। वो किसानों की याचिकाएं मैंने तैयार की थी। मीडिया में आपकी इज्जत की धज्जियां मैंने उठाई है। आपका दुश्मन कोई और नहीं, मैं हूं, इस घर की बहू जिसे आपने अपनी जूतों की धूल समझा था। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके घमंड के महल की नींव हिल गई थी। ठाकुर विक्रम सिंह का चेहरा सदमे से सफेद पड्डी डिएच गया, फिर गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए मेरी तरफ लपके, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि वो मुंह तक पहुंच पाते मैंने कहा, अब हिम्मत की नहीं, कानून की बात होगी। आपने पैसे के दम पर मेरी इज्जत कुचलने की कोशिश की थी। अब मैं कानून के दम पर आपकी ये सल्तनत खत्म कर दूंगी। मैं मुद्दी और उस घर से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए। मैंने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। मैं जानती थी कि मैंने अपने पीछे सिर्फ 3 इंसानों को नहीं बल्कि एक ढहते हुए साम्राज्य के खंडहर को छोड़ा है। अब जंग का ऐलान हो चुका था। उस घर से निकलने के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, न्याय। लड़ाई लंबी और मुश्किल थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने देश के सबसे बड़े वकीलों को खद्दा कर दिया। उन्होंने गवाहों को खरीदने की कोशिश की, उन्हें धमकाया और यहां तक कि मुझ पर और वर्मा सर पर झूठे इल्जाम लगाकर हमें रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। लेकिन हम डिगे नहीं। सच हमारे साथ था और हमारे पास सबूतों का ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ मैं, मेरे माता पिता, वर्मा सर और वो सारे लोग थे जिनकी जिंदगी ठाकुर विक्रम सिंह ने बर्बाद की थी। दूसरी तरफ वो खुद अपने बेटे और पत्नी के साथ खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में वही घमंड था, लेकिन अब उसके पीछे एक गहरा डर छिपा था। एक एक करके सारे मामले साबित हुए। शर्मा जी की डायरी, किसानों के बयान, फैक्ट्री के मजदूरों की गवाही
और अंत में मैंने खुद कटघरे में खड्डे होकर अपनी कहानी सुनाई। मैंने बताया कि कैसे मुझे हर रोज दौलत के तराजू में तौला जाता था, कैसे मेरे स्वाभिमान को कुचला गया और कैसे मेरे पिता की मजबूरी का सौदा किया गया। जब मैंने वो जाली कागजात जज के सामने रखे जिन पर मेरे पिता के दस्तखत थे, तो अदालत में एक खामोशी छा गई। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक सबूत नहीं था, वो ठाकुर विक्रम सिंह के जुल्म की पूरी दास्तान था। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने पद और पैसे का गलत इस्तेमाल करके कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। जज एक एक करके उनके गुनाहों को गिनाते गए। फ्रॉड, टैक्स चोरी, जमीन पर अवैध कब्जा, मजदूरों का शोषण, और हर गुनाह के साथ ठाकुर विक्रम सिंह का सिर और झुकता गया। आखिर में फैसला सुनाया गया। ठाकुर विक्रम सिंह को 15 साल की सख्त कैद की सजा, उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त करने और उसे पीड़ितों में बांटने का आदेश, और मेरे पिता का घर पूरे सम्मान के साथ हमें वापस लौटाने का हुक्म। जैसे ही जज ने हथौड़ा मेज पर मारा, मेरे ससुर की आंखों में मेरे लिए नफरत का वही समंदर उमड़ आया जो मैंने पहली बार देखा था। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जा रही थी। उसने पैसे के दम पर मेरी इज्जत कुचलने की कोशिश की थी और मैंने कानून के दम पर उसकी पूरी सल्तनत खत्म कर दी थी। मैंने अपने माता पिता का हाथ थामा और अदालत से बाहर आ गई। बाहर सूरज चमक रहा था और आज सालों बाद मुझे उस रोशनी में कोई चुभन नहीं, बल्कि एक नई सुबह का सुकून महसूस हो रहा था।